हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आई होप सो कि जितने पेपर्स आपके हुए रहेंगे हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगे। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वीडियो शॉर्ट में हो जाए, ताकि अगर आपको पेपर में अगर आप कल आपका पेपर है तो आपके लिए एक बड़ी हेल्पफुल वीडियो आपकी साबित हो। तो वैसे ही आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स का पेपर है, इनकम टैक्स का। तो आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो लेके आया कि आप किस तरीके से 7 to 15 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर पास होना बहुत आसान है, कुछ चुनिंदा चैप्टर्स को आपको लेके चलना है। तो फटाफट चलते हैं बैक टू आवर वर्क। तो सबसे पहला आपको जो चैप्टर कंप्लीट करनी है वो आपका आता है रेसिडेंशियल स्टेटस वाला। रेसिडेंस स्टेटस वाला जो चैप्टर है ये आपको 7 to 8 मार्क आपको ग्रैब करके देगा पहले पार्ट में। स्कोप ऑफ इनकम के अंदर वो आपको 7 to 8 मार्क टोटल मिला के 15 मार्क का आपका ये चैप्टर आपका रहेगा। पहले पार्ट के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका जो एसएससी है, एसएससी होता कौन है। ये इनकम टैक्स के कुछ अपना टर्म्स है आपके मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त के बाद में बुक को हाथ लगाए, तो उनके लिए कुछ शॉर्ट सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी वो पर्सन होता है जिसका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है और ये मालूम किया जाता है कि आपका जो बंदा है, पर्सन है, वो आपका इंडियन है कि नहीं है। अगर इंडियन है तो उसके ऊपर को कौन सा इंडियन है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। यानी कि आपको यहाँ पे एसएससी जो होता है, जिनका कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स का, सबसे पहला हम ये कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो भी आपका बंदा रहेगा, पर्सन रहेगा, वो पर्सन एसएससी आपका इंडियन है कि नहीं है। ओके, रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ आपके रूल्स दिए, कुछ कंडीशंस दिए हैं। ये कंडीशन सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(6) के अंदर बयान किए गए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आपका सबसे पहला आपको ये देखना है कि आपका जो एसएससी है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है। तो रूल ये कहते हैं, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के हिसाब से ही मस्ट बी इन इंडिया, यानी वो इंडिया में होना चाहिए। मिनिमम कितना बोला हमारा यहाँ पे 182 डेज और मोर इन पीवाई। सब पीवाई का मतलब क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर। सब प्रीवियस ईयर है क्या, असेसमेंट ईयर है क्या, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है क्या, एक बात समझ लेते। आइए, अभी जो करंटली जो आपका अभी स्टेटस है, असेसमेंट ईयर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2022-23, यानी कि ये साल का आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स, ये साल में इनकम टैक्स आप कैलकुलेट आपका हो रहा है, बराबर कर रहे हो। लेकिन ये साल में आप जो कैलकुलेट करेंगे जस्ट इसके एक साल पहले का, क्योंकि अभी तक ये साल खत्म नहीं हुआ है। ये साल में सिर्फ क्या हमारा होगा, कैलकुलेशन होगा। जो साल में आपके इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस साल का आप कैलकुलेशन करते हो उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर, जो जस्ट एक साल पहले होता है। यानी कि ये आपका रहेगा 2021-2022। यानी कि ये बात समझ लीजिए, आपका असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 2022-2023, 22-23। प्रीवियस ईयर आपका रहेगा 21-22। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अगर बात हमारी होती है तो ये साल के बाद आपका जितने भी साल आपके रहेंगे, तो ये साल के बाद में आपका 2020-2021 से आपका चालू हो जाएगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के 10 बाद में। तो ये कुछ आपके बेसिक्स है, इनको याद रखना है। अगर बेसिक्स याद नहीं रहेगा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। ओके, ध्यान देंगे। He must be in India 182 days or more in previous year, यानी कि ये जो है 21 और 22 में कम से कम 182 डेज होना चाहिए। अगर 182 डेज है
तो वो आपका कहलाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मान लेते हैं कि पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इनकम टैक्स ने एक और रूल दिया हुआ है कि कंडीशन आप बी भी देखिए एक बार। बी क्या कहता है? ही मस्ट बी इन इंडिया 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर आपके प्रीवियस ईयर में 60 days भी अगर है तो वो आपका रेसिडेंट हो सकता है। मार्क माय वर्ड, अगर 182 days अगर हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो वो रेसिडेंट बन गया, लेकिन 60 days अगर है तो वो आपका रेसिडेंट हो सकता है। क्यों सर आपने यहाँ पे हो सकता है क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंड, यानी कि ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपका 60 दिन के साथ साथ में ही मस्ट बी इन इंडिया 365 days और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर, यानी कि आपका ये हमारा हो गया 1 ईयर, 2019 2020 ये आपका हो गया सेकेंड ईयर, 19 ये आपका हो गया थर्ड ईयर, 2017 2018 ये आपका हो गया फोर्थ ईयर। इन 4 साल का मिला के अगर आपका 365 डेज और मोर हो रहा है और आपका यहाँ पे 60 दिन हो रहा है, तो ये दोनों चीज आपके साथ में हो रही है, तभी वो बंदा क्या कहलाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता है तो वहीं पे गाड़ी को रोक देना है, आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही आएगा नॉर्मली। ओके, अगर मान लेते हैं कि आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका जो रेसिडेंट है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी है। इसके पीछे एक रूल है, कुछ इनकम टैक्स, कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है और नॉन ऑर्डिनरी को नॉन टैक्सेबल है। तो उसके लिए हम ये यहां भी फाइंड आउट करना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। तो उसका कंडीशन आपको दिया है सेक्शन 6(6) के अंदर, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अंदर यहां पे दिया हुआ है। कंडीशन नंबर ए ये कहता है ही मस्ट बी इन इंडिया 730 डेज और मोर इन प्रीवियस 7 ईयर, यानी कि अगेन आपके जो 7 साल जो आपके रहेंगे, यहां पे हमारे हो गए 17 16 17 15 आपका रहेगा 16 और 14 15 ये हमारा हो गया 5 6 7। ओके, यानी कि ये आपके पूरे 7 इयर्स के अंदर, ये आपके पूरे 7 इयर्स के अंदर मिला के आपका होना चाहिए 730 डेज और मोर। अगर 730 डेज और मोर अगर इसके अंदर हो रहा है तो आपका ये बंदा कहलाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसके साथ में यहां पे क्या बोला है, और अगर मान लेते ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप ये देखेंगे ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 और मोर ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, यानी कि आप वैसे आप देखेंगे आपका आगे का, यहां पे आपने क्या देखा 7 आपने देखा, वैसे 8 9 और 10 इयर्स आपका हो जाएगा 2013 14 2012 2013 2011 एंड 2012। ओके, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें से किसी भी 2 साल में आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका बंदा आपका असेसी क्या कहलाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप सो कंडीशन आपको समझ में आएगा। इसके अगले वीडियो में मैं 2018 और 2020 एंड 19 का मैं सब आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। आई होप सो समझ आपको आया रहेगा।
और प्लीज़ थोड़ा से बटन जैसी दबा दीजिए, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।